हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने एक माहौल बना दिया है देश में। माहौल पूरे देश में बन गया है। आप जहां भी जाइए राम राम, जय सिया राम। वो मंदिर बीजेपी का नहीं है, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए था, जो विपक्ष ने नहीं सोचा। राम मंदिर इस देश का है। इस बार राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और राम मंदिर बन चुका है। तो बीजेपी का आगे का विजन क्या होगा? क्योंकि बीजेपी गिनाएगी कि हमने 370 हटाया है, हमने राम मंदिर बनाया है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो ये कितना प्रैक्टिकल है? इस तरीके से बीजेपी ने 303 का आंकड़ा 2019 में छुआ था, तो उस आंकड़े तक तो बीजेपी जा रही है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर अभिषेक विजय। आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी जीत की कोशिश पूरी कर रही है। तो चलिए जानते हैं इन सबके दावों में कितना दम है। सर, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो ये कितना प्रैक्टिकल है? इमरान, देखिए, 400 सीट जीतने का जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार एनडीए, और बीजेपी अपने लिए 375 का टारगेट लेकर के चल रही है। तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो भी रणनीति बनाती है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है, और स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होती है। खास करके हिंदी पट्टी राज्यों में अगर आप आते हैं तो देखिए, यूपी में बहुत अच्छा पोजीशन रहा 2014 में, 2019 में कुछ सीटें घटी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पे और बेहतर अब बीजेपी करेगी। उसके बाद आप बिहार आइए। बिहार में 2019 में नीतीश कुमार साथ थे और बहुत अच्छा किया एनडीए ने, 40 में से 39 सीटें जीत करके आए। उसके बाद झारखंड में देखिए, वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब चले आते हैं मध्य प्रदेश में, देखें छत्तीसगढ़ में, देखें राजस्थान में, देखें और गुजरात में देखें, उत्तराखंड चले आइए, हिमाचल प्रदेश चले आइए, दिल्ली चले आइए, हरियाणा चले आइए। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अपने टॉप पे है, क्योंकि स्ट्राइक रेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 का रहा है। तो इन सीटों में अब ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल के इलेक्शंस में जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें आपने देखा कि कैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी की, बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। तो इस तरीके से बीजेपी ने 303 का आंकड़ा 2019 में छुआ था, तो उस आंकड़े तक तो बीजेपी जा रही है। अब रहा सवाल कि कर्नाटक में बेहतर किया था 2019 में, तो कर्नाटक में सत्ता गंवाई है बीजेपी ने, लेकिन अब जो फिलहाल वहां स्थितियां बनी है, बीजेपी के लिए कहा जा रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा नुकसान वहां नहीं होगा। अब रह गए तमिलनाडु, इसके अलावा केरल चले जाइए, केरल बचा, फिर तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं, दक्षिणी राज्य, जहां पे बीजेपी को मेहनत करनी है। और आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। चाहे वो केरल की बात कर ली जाए, कल भी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है वहां पे गए थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस दक्षिण पे है, क्योंकि उत्तर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है बीजेपी के लिए, वहां अपने टॉप पे है। तो उसी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हाँ, एक चीज और है इसमें इमरान, की उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी, ये फायदा होगा। तो अब देखिए, जहां आप ऑलरेडी बेस्ट हैं और वहां पे आप और आगे जा रहे हैं, तो यानी कि बीजेपी ने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है, और उस टारगेट को अचीव कैसे करना है वो बीजेपी जानती है, और इसी वजह से स्टेट वाइज स्ट्रेटेजी बना करके बीजेपी काम कर रही है और उस पर फोकस्ड है। जो लगता है अगर 375 तक नहीं भी पहुंच पाए, तो 330 और 335 के आंकड़े तक तो बीजेपी अपने दम पर पहुंचती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन बीजेपी की राह मुश्किल करने में कितनी सक्षम दिखाई दे रही है सर? इमरान, अभी की जो हालिया स्थिति है, खास करके जब हमने ये इलेक्शन देखे राज्यसभा चुनाव के, उसमें जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ और जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, हिमाचल में, उसने ये दिखाया कि कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट बहुत वीक था। क्योंकि वहां पे एक सांसद को जीत के लिए 35 विधायक की जरूरत थी, और उसमें कांग्रेस के पास अपने 40 थे, 3 निर्दलीय का साथ था, वहां सत्ता में है, सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में आप हैं। उसके बावजूद 25 विधायकों वाली बीजेपी अपने कैंडिडेट को जिता ले जाती है। तो इसका मतलब आप मानिए कि फ्लोर मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है बीजेपी का, और उसमें अगर कांग्रेस मात खा रही है तो ये बहुत दुखद स्थिति है। अब
उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं उन्होंने गच्चा दे दिया। करीब 7 विधायकों को लेकर के जानकारी आई कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो फ्लोर मैनेजमेंट वहां सपा का कमजोर दिखा। खबर ये आई कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन आलाकमान की वजह से नहीं गए। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने एक अलग सा माहौल जो है वो पूरे देश में बना दिया है। अब इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना था और नीतीश कुमार की उसमें बहुत ही महती भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन नीतीश कुमार का इस गठबंधन को छोड़ना ये बहुत बड़ा सेटबैक है इस गठबंधन के लिए। भले इस गठबंधन के लोग कहें कि नीतीश कुमार के बारे में तो हम जानते थे, वो पलटी कुमार है, क्यों वो बदले, इसके बारे में इंडिया अलायंस नहीं सोच रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये था कि मुझे संयोजक बनाया जाए। पीएम का फेस बाद में देख लेंगे, लेकिन कम से कम संयोजक बनाया जाए, ये जरूर जहन में रहा होगा। ऑब्वियसली है, इमरान जो मेहनत करता है, जो स्टार्टिंग करती है, स्ट्रेटेजी भी उन्हीं की थी कि एक सीट पे विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, ताकि विपक्ष का वोट जो है वो बटे नहीं। तो अब ऐसे में अगर ये स्थिति और ये सोच नीतीश कुमार की थी, आज वही आपके साथ नहीं है, तो ये अलायंस कितना स्ट्रांग होगा आप सोचिए। उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के यूपी में ऐसा लग रहा था कि अब गठबंधन टूटा तो टूटा, लास्ट जाते जाते चलिए गठबंधन बन गया। अब आप आ जाइए दिल्ली, चले जाइए गोवा, चले जाइए आप पंजाब, चले जाइए आप पंजाब बाद में आते हैं, पहले चले गुजरात। तो इन स्टेट में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो गया, सहमति बन गई। पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। क्या करेंगे आप? दिल्ली में आकर के कांग्रेस के लिए वोट मांगिएगा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगी, और पंजाब जाइएगा एक दूसरे को फिर से एक दूसरे के विरोध में। सर, आम आदमी पार्टी कैसे होगा? आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली में सत्ता में है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर दिल्ली में आती है। तो इसमें बीजेपी के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साथ में भी चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टियां, बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं है। इसके पीछे कारण है, आप देखिए, मैं जो कह रहा था कि एक स्टेट में आप साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक स्टेट में आप विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी मुद्दों को भुनाना सबसे अच्छे तरीके से जानती है। ये आपने मुद्दा दे दिया, हाँ, यही आप इस तरीके से करते। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार में है, 1 या 2 सीट आप कांग्रेस को दे देते, वहां गठबंधन कर लेते। वोटों का बिखराव वहां नहीं होता, और जब वोट बिखरेगा तो उसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को होगा। तो दिल्ली में भी आप देखिए, 2014 में 7 की 7 सीटें, 2019 में 7 की 7 सीटें। हाँ, अब कहने के लिए कई राजनीतिक पंडित हैं, वो ये कह देंगे कि उस टाइम में तो सब अलग अलग थे, वोटों का बिखराव था, सब कुछ था, लेकिन बीजेपी और जो हार जीत का अंतर था, वोटों का अंतर देखिए कितना ज्यादा रहा है। ठीक है सर, साल 2019 में लोकसभा चुनाव यूपीए वर्सेस एनडीए हुआ था, और इस बार 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। तो दोनों में फर्क क्या है, पहले चुनाव में और अब के चुनाव में? कोई फर्क नहीं है, नाम आप बदल देंगे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? स्ट्रेटेजी। और जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है, उस स्ट्रेटेजी को आप टक्कर कैसे देंगे वो आप बताइए। आप अलायंस का नाम कुछ भी रख लीजिए, अलायंस का नाम अगर INDIA रख करके ये कि हाँ ये इंडिया भारत का नाम हो गया, तो उस सेंटिमेंट के आधार पे वोट नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है, ये अलायंस वालों को समझना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी सामने रखनी पड़ेगी। आप बताइए कि आधार क्या है, आपके अलायंस का आधार आपको बताना पड़ेगा। 2017 में भी अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ आए थे, यूपी के 2 लड़के, बहुत चला था, आपको याद होगा क्या हश्र हुआ, बिल्कुल बिखर गया। 2019 में 3 तलाक, NRC, UCC, इन सबको लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और इस बार राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और राम मंदिर बन चुका है। तो बीजेपी का आगे का विजन क्या होगा? देखिए इमरान, इसमें या राम मंदिर की वजह से जीत जाएगी, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, राम मंदिर एक पर्टिकुलर विषय नहीं होगा कि जिसकी वजह से बीजेपी जीतेगी या हारेगी, ये अभी हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने एक माहौल बना दिया है देश में, माहौल पूरे देश में बन गया है। आप जहां भी जाइए राम राम, जय सिया राम, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, और एक आस्था का विषय है, आप माने या ना माने, एक आस्था का विषय राम है तो है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें जिस तरीके से विपक्ष, क्योंकि वो मंदिर बीजेपी का नहीं है, वो मंदिर बीजेपी का नहीं है, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए था, जो विपक्ष ने नहीं सोचा। राम मंदिर इस देश का है, ना ही कोई शामिल हुआ है सर। यही चीज जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि सेंटिमेंट के आधार पे हमारे देश में वोट पड़ते हैं,
और 500 सालों का एक इंतजार खत्म हुआ, राम मंदिर बना। आप जाइए, मंदिर का ट्रस्ट है, मंदिर कोई बीजेपी नहीं चला रही है, मंदिर कोई यूपी सरकार नहीं चला रही है, मंदिर कोई, क्योंकि सर केंद्र सरकार 134 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई है बिल्कुल राम मंदिर के ऊपर, और वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में बना है, तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा तो होने वाला है इसका। फायदा होने का कारण भी है। अब देखिए, इसको लेकर के रथ यात्रा निकाली गई, बीजेपी ने 90s में रथ यात्रा निकाली, और इसमें एक तरीके से लीड भी नरेंद्र मोदी ने किया था उस समय। जब सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुई, बिहार में जाकर के लालू यादव ने उस रथ यात्रा को रोका, तो उस टाइम से ही सेंटिमेंट्स जो है वो बनते रहे हैं, और बीजेपी के एजेंडे में ही था कि 370 हमें हटाना है, फिर ये क्या कहते हैं, राम मंदिर हमें बनाना है। क्योंकि आप देखिए, विपक्ष आज ये जरूर कहता है कि राम मंदिर पे आप सियासत कर रहे हैं। अरे, जब बीजेपी ये कहती थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते तो है, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, सब कुछ हो गया, तब आप कह रहे हैं कि इस पे सियासत के केंद्र में राम पहले भी रहे हैं और आज भी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बीजेपी गिनाएगी कि हमने 370 हटाया है, हमने राम मंदिर बनाया है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, लेकिन राम मंदिर कितनी जल्दी बनकर के तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो ये सेंटिमेंट लोगों के सहन में जाएगा। अब आगे चलते हैं, CAA को लेकर के नोटिफिकेशन हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, इलेक्शन से पहले आ जाए। तो जब बीजेपी इन एजेंडों पर पहले से ही काम करती रही है, और अगर वो देश में हो रहा है, तो वो क्यों नहीं गिनाएगी? सर, किसानों के अंदर भी सरकार को लेकर बहुत गुस्सा है, सारी मांगे अपनी पूरी कराने के चक्कर में आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार अभी तक सारे कानूनों पे सहमति नहीं बनी है। तो इसका नुकसान भी 2024 के इलेक्शन में हो सकता है? नहीं होगा। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं इमरान, कि जो किसानों का आंदोलन है, और इसमें सबसे बड़ी मांग जो है MSP पे कानूनी गारंटी, ये सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा 10,000 का पेंशन हो, या फिर जो केस हुए थे उसे वापस लेना, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, उस पर सरकार सहमत भी हो जाएगी। लेकिन MSP पे कानूनी गारंटी दे पाना इतना आसान नहीं है, और ये किसान भी जानते हैं, विपक्षी भी जानते हैं। विपक्ष भले ही आज सपोर्ट कर दे कि हाँ हम सत्ता में आएंगे तो MSP दे देंगे, अगर बोल दिया जाता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन MSP पे कानूनी गारंटी देना असंभव है। सर, धीरे धीरे 22 मांगे हो चुकी हैं अब किसानों की, पहले कम थी, तो अभी रीजन क्या है? मैं खुद एक किसान, सरकार ने 5 मांगों पर तो मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं खुद किसानों के हर मांग के साथ हूं, लेकिन जो मांगे हैं वो तरीके से बैठ करके ही होगी। मैं तरीके का विरोध करता हूं। तरीका ये नहीं हो सकता है कि पोकलेन मशीन लेकर के आप अपनी सरकार से बातचीत से ही हल निकलेगा। आपको याद होगा पिछले आंदोलन में पूरा देश साथ था, सरकार को झुकना पड़ा। अब आप अपनी मांग का तरीका, और दूसरी बात, क्या किसान सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टेट के हैं? 2 या 3 स्टेट के तो किसान नहीं है, पूरे देश के। आप बताइए, आपको यहाँ पे बिहार का किसान दिखा है? आपको यहाँ पे झारखंड का किसान दिखा है? और यूपी का किसान भी? आपको पूर्वांचल का किसान दिखा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं दिखा है ना? तो सर, पंजाब के किसान क्यों है? ऐसा रीजन क्या है इसका? अब इसके पीछे देखिए, बीजेपी ये कहती है कि क्योंकि चुनाव है इसलिए बॉर्डर पे तनाव है। ये पहले कहा जाता था, भारत और पाकिस्तान की सीमा पे अगर तनाव होता है तो कहते थे कि चुनाव है इसलिए तनाव है। अब दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे इस वजह से तनाव है क्योंकि चुनाव है, ये बीजेपी कह रही है। बहरहाल, हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर के भी हो या ना हो, इसके बारे में वो किसान ही बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि किसानों की मांग जो भी हो, सरकार को सुननी चाहिए, और इसमें तरीका, मैं हमेशा तरीके पे, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है, हर किसी को दिल्ली आने का भी हक है, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और यहाँ की व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, चाहे वो आप हो, हम हो, किसान हो, सरकार हो, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली की व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की आप परमिशन लीजिए, अगर आपको प्रशासन इजाजत देता है आप बिल्कुल निकालिए, लेकिन जबरदस्ती ये नहीं हो सकता। देश में कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ऊपर हमारे देश का कानून और संविधान। सर, वही कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को इन मुद्दों से चुनौती मिल सकती है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले राहुल गांधी ने की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये चीज देखना पड़ेगा कि अभी आपको इलेक्शन सर पे है,
आपको ये चीज देखने की जरूरत है। मैं उनकी इस यात्रा को इस तरीके से देखता हूं कि आप जमीन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान गांव का देश है, और जब आप गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, तब वहां की रियलिटी आपको पता चलेगी। और पिछले 5-6 महीने में जो इन्होंने यात्रा की है, तो ये चीजें उनके जहन में आई होंगी। अब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, और उठाना भी चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो मुद्दे उठाइए। बिल्कुल, बेरोजगारी मुद्दा है तो उस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए। उसके बाद महंगाई अगर मुद्दा है तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। आप मुद्दे उठाइए। अडानी के मुद्दे को लेकर के कितना है वो कर लें सियासत, क्योंकि अडानी या कोई और भी है, वो बिजनेसमैन है, किस तरीके से वो कर लीजिए, उसमें न मैं जाना चाहूंगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। मैं एक बात कहता हूं कि जो भारत का एक आम नागरिक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी क्या कर रहे हैं। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे रोजगार मिले। केंद्र सरकार ये कहती है हम स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, युवाओं को बढ़ाना चाहते हैं। स्वरोजगार भी अच्छी पहल है, लेकिन अगर किसी को रोजगार करना है तो उसे उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये मुद्दा अगर विपक्ष उठाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य माना जाता है, जहां पर उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है वो एक बहुत बड़ी पार्टी कहलाई जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो अगर वहाँ से बीजेपी को हरा दिया जाता है, तो क्या देश से बीजेपी को निकाला जा सकता है? अभी इतना आसान नहीं होगा। कितना दम है इस बात? नहीं, अभी इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि देखिए अलायंस जो बना है उसमें यूपी में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये सोच लें कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी इतने तक सीमित हो गया, तो नहीं। इसमें बसपा है। बसपा के पास अपने इंटैक्ट वोटर्स हैं, अपने वोटर्स, कोर वोटर्स। ठीक है, कोर वोटर्स जिसको कहते हैं। वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बसपा को ही वोट करेंगे। अब वो वोट अगर बिखरा तो फिर क्या होगा? सीधा फायदा बीजेपी को होगा। सिर्फ कांग्रेस और ये सपा साथ आ गए हैं तो इससे कुछ नहीं होना है। चंद्रशेखर रावण जो है वो साथ आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका पूरा विपक्ष का एक उम्मीदवार नहीं होता है, तब तक आप चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे। और दूसरी बात, अभी की जो उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आप इमरान देखें, तो योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग छवि है वहां पे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और योगी आदित्यनाथ को भले ही ये कह दिया जाता है कि वो हिंदुत्ववादी सोच और वो सब नहीं, योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले हर जाति, वर्ग, धर्म के लोग हैं। चाहे अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो भी योगी आदित्यनाथ के काम को पसंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पसंद कीजिए, नापसंद कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो वहां काम कर रहे हैं, आज अगर कानून व्यवस्था को स्ट्रांगली वो हैंडल कर रहे हैं, तो उससे हर किसी को लाभ हो रहा है। और जैसे ही राम मंदिर, मैं बार बार राम मंदिर पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरा माहौल बदल दिया, और विपक्ष वहां नहीं गया है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो विपक्ष को होगा, क्योंकि हर उत्तर प्रदेश के वासी के जहन में ये है कि मंदिर तो हमारा है, हमारे देश का है, वो कोई बीजेपी का मंदिर नहीं है, वो एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। सब लोग कहते हैं कि सरकार का पैसा उसमें, सरकार का पैसा नहीं लगा है, हर भारतवासी ने उसके लिए दान दिया है, विदेशों से भी लोगों ने दान दिया है, जो सनातन को मानने वाले हैं उन्होंने दिया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कह देंगे और जनता मान लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, कहते हैं बिहार यूपी से होकर के दिल्ली का रास्ता जो है वो तय किया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए में आना बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, और यूपी में बसपा का किसी अलायंस में ना जाना, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सुभाषपा बीजेपी के साथ आ रही है, अपना दल बीजेपी के साथ आ रही है, तो आरएलडी, इसको भूलिए मत, आरएलडी का इंडिया अलायंस से अलग होना, तो ये सब देखिए कैसे नुकसान जो है वो उस अलायंस को ही करेगा, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ। सर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, बिहार सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। उसके बाद साउथ में लगभग बीजेपी गायब है। तो 2024 के चुनाव में मोदी मैजिक क्या दिखाई देगा साउथ में? साउथ के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा।
बीजेपी वहां काम कर रही है। तो साउथ में आप देखिए केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां पे हो सकता है उदय हो बीजेपी का। फिलहाल ये भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। तेलंगाना में कुछ स्थिति जो है वो बेहतर होगी। कर्नाटक में पिछले इलेक्शन में भी बहुत अच्छा किया था बीजेपी ने, तो उस प्रदर्शन को अगर रिपीट भी बीजेपी कर लेती है तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति होगी वहां पे। उसके अलावा अगर आप देखें तो दक्षिण में यही 3 से 4 राज्य बचते हैं, वहां पे कोशिश तो बीजेपी बहुत कर रही है। और इसी वजह से देखिए तमिल संगमम करके एक कार्यक्रम होता है वाराणसी में, उसकी शुरुआत करवाई गई। तो प्रधानमंत्री की एक ये कोशिश है, लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि कैसे तस्वीरें वायरल भी हुई थी। तो प्रधानमंत्री की एक कोशिश है कि दक्षिण को उत्तर से जोड़ो। जो अभी तक एक कनेक्शन जो है वो टूटा हुआ सा नजर आया है, तो वो कनेक्शन को जोड़ने की, तभी तमिल संगमम का कार्यक्रम जो है वो वाराणसी में होता है। तो प्रधानमंत्री की ये कोशिश जरूर है कि दक्षिण और उत्तर में कोई भेद ना रह जाए। कोई ऐसा नहीं कहे कि वो दक्षिण हो गया तो उसे भूल जाओ, वो उत्तर हो गया तो उससे क्या लेना देना। नहीं, एक जो गैप रहा है दक्षिण भारत और उत्तर भारत का, उस गैप को कैसे पाटा जाए, इसका प्रयास प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। हो सकता है 24 में उसका असर ज्यादा ना दिखे, 29 में दिखे, 34 में दिखे, भविष्य में वो असर दिखेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों से 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, कुछ असर पड़ेगा कुछ राज्यों में, जैसे भारत जोड़ो यात्रा का असर तेलंगाना में पड़ा, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं दिखा, उसका असर छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा, राजस्थान में नहीं दिखा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और मुंबई में वो खत्म होनी है। तो अब देखिए उसमें अगर आप बंगाल में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल कांग्रेस का एक बार फिर से उदय हो पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने दूरी बना ली, झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता चली गई है, मतलब सत्ता में तो जेएमएम है लेकिन हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। तो उसके बाद आप बिहार आइए तो बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मुश्किलों भरा एक दौर चला, उसके बाद जाकर के गठबंधन हुआ है। तो इन सब के बीच कई राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि कांग्रेस अगर अकेले मैदान में उतरती 2024 में तो शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत बड़े रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। उनकी एक बाइट भी मैं सुन रहा था, एक जगह उन्होंने ये बात भी कही कि कांग्रेस को रिवाइव अगर करना है तो उसको आज का नहीं बल्कि 10 साल बाद का प्लान लेकर के चलना होगा। क्योंकि बीजेपी को आप देखिए, जब 1980 में बीजेपी बनी थी, 84 में 2 सीटें आती हैं, और अगर उस समय बीजेपी ने हार मान लिया होता तो आज 303 सांसदों वाली बीजेपी नहीं होती। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे वक्त के लिए सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस को भी अभी नहीं, आगे 10 साल के बारे में सोचिए और वो रोड मैप तैयार करके उस दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, इसका कितना असर पड़ेगा? तो हो सकता है कि अभी 54 सांसद हैं शायद कांग्रेस के, 54 लगता है 2019 में जीत करके आए थे। हाँ, तो अब ये 54 से आप 70 तक जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि 54 से आप 254 चले जाएं। ये संभव नहीं, फर्क नहीं, ये संभव नहीं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।